नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। इस वीडियो में करूंगा। तो बादलों की स्थिति में फिलहाल आप देखिए, बादल यानी कि भारत के अभी दो ही इलाकों में सबसे ज्यादा बादल देखे जा सकते हैं। एक ये उत्तर भारत है, यहाँ पर एक तो, और एक यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो बना हुआ था वो अभी लगभग आगे निकल निकल चुका है। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा यानी कि सशक्त है थोड़ा, ये वाला इसके चलते आप देखिए क्लाउडिंग पूरा इस इलाके में है। ये वाला अभी गिलगित बाल्टिस्तान में दस्तक दे रहा है। बादल एक चक्रवातियों का क्षेत्र, या मतलब वो यानी कि चक्रवातियों का क्षेत्र कभी बन जा रहा है या कभी ट्रफ रेखा में, यानी कि लो प्रेशर एक थोड़ा भी आप कह सकते हो ट्रफ रेखा यहाँ पर बना हुआ है, इंड्यूस्ड होकर उत्तर भारत के इलाकों में। इसके चलते आप देखिए दिल्ली एनसीआर, हरियाणा पंजाब के इलाके, पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी मध्य प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है कभी कभी। कोई खास वेदर एक्टिविटी मैदानों में नहीं है, हल्की यानी कि वेदर एक्टिविटी है जो कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते होती है आमतौर पे, वैसी ही वेदर एक्टिविटी है। और बादल छाए हुए हैं, तो इस प्रकार की स्थिति सिर्फ उत्तर भारत में है। दक्षिण भारत में तो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ पर ये जो है अभी आगे बढ़ रहा है, जल्दी लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो इसके चलते बादल आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में ज्यादा है, तमिलनाडु केरला के ऊपर भी छाए हुए हैं। शेष जो पूरा भारत है वो शुष्क और साफ बना हुआ है। और ये हवाएं अभी थोड़ी सी मंद है, तो इसके चलते कुछ नमी अरब सागर की तरफ से क्या हो रहा है, उत्तर भारत की तरफ कुछ नमी हल्की फुल्की बहुत है। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत ही हल्के हाई क्लाउड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं छाए हुए हैं। हालांकि इससे वेदर एक्टिविटी नहीं है, शेष इलाके तो जो है वो साफ बने हुए हैं। और अभी में हवाओं की स्थिति आप देखिए तो उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत में पहले पिछले वीडियो में जैसे मैंने बोला था, अभी भी वही जो मेन जो तीन सिस्टम से वो अपना जो है कार्य कर रहे हैं। एक तो है पश्चिमी विक्षोभ, ये अभी फिर से एक बार फिर आ रहा है। जो पहले पिछला वाला था वो आगे निकल चुका है। ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र लगभग यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में कभी यहाँ पर आ रहा है तो कभी यहाँ आ जा रहा है, यानी कि लगभग ये उत्तर पश्चिम भारत में ही बरकरार है। एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या है कि अरब सागर के ऊपर बना, तो ये पश्चिम विक्षोभ भी नमी जो है अपने साथ लाता है, आपको पता है। तो ये पश्चिम विक्षोभ का नमी आ रहा है उत्तर भारत में, साथ ही अरब सागर की तरफ से भी कुछ कुछ जो नमी है वो उत्तर भारत की तरफ पहुंच जा रही है। उतनी नहीं पहुंच रही है, पहुंच जा रही है, यानी कि पश्चिम विक्षोभ की तरफ से थोड़ी नमी पहुंच रही है, अरब सागर की तरफ से थोड़ी आ रही है। और बहुत ही हल्का फुल्का नमी, उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। जो वातावरण की नमी है वो भी है, और इस नमी को जो है बादल बनने का जो मौका है, वो जो अवसर जो है ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र या जो ट्रफ रेखा है वो प्रदान कर रहा है। क्योंकि चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनता है तो जो भी आपको पता है, जैसे ही धरती का सतह है तो हवाएं इस प्रकार ऊपर उठती है, तो यानी कि ये हवाएं ऊपर उठे और थोड़ी सी भी अगर नमी होती है, क्योंकि हवाएं रिप्लेस करेंगी, तो ये जो रिप्लेस करती है हवाएं, इनमें अगर नमी होती है तो ये नमी भी हवा के साथ ऊपर उठती है और वो नमी बादलों का निर्माण करती है। तो इसी के चलते बादल बन जा रहे हैं, और ये मैदानी इलाकों में और बारिश की गतिविधियां हो रही है कुछ इलाकों में। तो ये स्थिति उत्तर भारत में बनी हुई है। पहाड़ों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बर्फबारी पूरे पहाड़ों में होगी। 9 तारीख से, यानी कि 9 तारीख को कल ये बर्फबारी बढ़ जाएगी यहाँ पर, और पूरे इलाके को लगभग कवर करेगी। और ये जो है पश्चिमी विक्षोभ 10-11 तारीख तक आगे निकल जाएगा। तो ये पश्चिमी विक्षोभ अगले 2 से 3 दिन तक असर डालेगा। अभी बादल छाए हुए हैं पंजाब हरियाणा दिल्ली में, कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है इस इलाके में होने की संभावना है। बूंदाबांदी होगी या बादल छाएंगे, ये इसी इलाके में होंगे। और हालांकि कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तो दिल्ली वगैरह में जो प्रदूषण की जो यानी कि स्थिति है, जो यानी कि बहुत ही खराब है, यानी कि सीवियर हैजार्डस कंडीशन में जो है, उससे थोड़ी हल्की कम हुई थी, पर अभी भी हवाएं मंद है। इसके बाद हालांकि अगले 72 घंटों के बाद हवाएं तेज होना शुरू हुई, तो ये प्रदूषण में कुछ हटा सकते हैं। पर अभी जो बारिश होगी, अगर बूंदाबांदी वगैरह भी होती है, तो ये कोई खास असर नहीं डाल पाएगी। और दिल्ली में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान अब बादल थाना दिल्ली हो गया, या उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाके जो अलवर, जयपुर यहाँ पर, और इसी के साथ साथ पंजाब हरियाणा में हो सकता है कि जो बीकानेर तक भी, और यहाँ पर उत्तरी मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर हो गया और झांसी तक भी, और यहाँ पर आगरा अलीगढ़ और ये मीरठ बरेली तक। अब कहीं कहीं पर जो है बादलों का जो है आना जाना, बादल न छाए रहना, और ये हल्की कभी कभार यानी कि बहुत ही हल्की बारिश होना, ये अगले
24 से 48 घंटे के दौरान दिख सकती है ये। मतलब कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगा, पर ये हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। जो डायरेक्ट जो धूप का इम्पैक्ट है वो अभी नहीं रहेगा यहाँ पे। उसके बाद 11 तारीख से एक बार फिर आसमान साफ होने लग जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं तेज हो जाएंगी। तो ये रहेगा पूरे उत्तर भारत का मौसम। और जो शेष इलाके में मैं जो बात किया हूँ वहां पर जो है किसी भी प्रकार की वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी, हवा हालांकि हवाएं मंद रहेंगे। तो यहाँ की बात हुई पूर्वी भारत में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मौसम शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर हवाएं थोड़ी मंद होगी। तो यहाँ की बात हुई। और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, हालांकि पार्टली क्लाउडी स्काइज और एक आध इलाकों में ऊंची पहाड़ियों में, अरुणाचल में काफी हल्की बारिश होने से हो सकती है। शेष इलाकों में शुष्क बना रहेगा मौसम। और ये मध्य भारत की बात में, गुजरात में अभी क्या हो रहा है, मध्य भारत की तरफ क्या आ रहा हो, तो गुजरात की तरफ से कुछ नमी उत्तर भारत में जा रही है। तो इसी के चलते गुजरात से होती हुई नमी जा रही है, तो गुजरात में दिन गर्म बना रहेगा। और ये उत्तर भारत में भी यही होगा, दिन गर्म और हल्का हल्का हल्की गर्मी, यानी कि उत्तर भारत में 32 to 33, पर गुजरात में मिड 30s तक अभी भी तापमान, मिड 30s के आसपास तक पहुंच सकती है तापमान। अब देखिए 35 36, यानी कि मिड 30s तक पहुंच सकती है। तो इसके चलते कुछ बादलों का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं दिन के समय, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। और रात जो है हल्का, यानी कि आरामदायक बना रहेगा, जो यानी कि तापमान था वही रहेगा गुजरात में। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ तापमान में गिरावट होगी, पर कोई खास फेरबदल नहीं होगा अभी। हालांकि उसमें 10 दिनों का समय लगेगा, और 10 दिनों के बाद धीरे-धीरे उत्तर भारत में भी सर्दी की शुरुआत होगी। जो यानी कि अभी गुलाबी ठंड है वो कड़ाके की जो है सर्दी में परिवर्तित हो जाएगी, कम से कम नवंबर मिड के बाद। तो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल यानी कि ये गुजरात में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। मध्य प्रदेश के केवल उत्तरी इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी, शेष सारे इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। 10 तारीख से जो है, 10 11 तारीख पे स्पेशली जो उत्तर पश्चिमी दिशा से जो हवाएं उत्तर भारत में तेज चलेगी, यहाँ पर भी इस प्रकार रिकर्व करती हुई उत्तर पूर्वी दिशा से इन सारे इलाकों, यानी कि मध्य प्रदेश के इलाके, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में सारे इलाकों में ये हवाएं पहुंचेंगी। फिलहाल तो विदर्भ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के दूसरे जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और जो कोंकण का एरिया में मौसम शुष्क बना हुआ है, मुंबई वगैरह मौसम शुष्क है, और ये शुष्क बना रहेगा। और 11 तारीख से जो है ये सूखी हवाएं, शुष्क हवाएं ऐसे यहाँ पर, यानी कि पूरे छत्तीसगढ़, पूरे महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र में ये हवाएं जो है एंटर करती है विदर्भ और ये मराठवाड़ा की तरफ से, उत्तरी दिशा से मध्य प्रदेश की तरफ से एंटर करती है, और फिर पूरे महाराष्ट्र को में ये हवाएं इस प्रकार चलेंगी। यानी कि इनका ओरिजिनेटिंग जो स्थान है वो उत्तर पश्चिमी दिशा से ही है। हालांकि यहाँ पर आते आते पूर्वी, उत्तर पूर्वी हो जाएगी ये हवाएं, पर इनका क्योंकि ओरिजिनेटिंग जो स्थल है वो शुष्क इलाका है, उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा से ही आ रहा है क्योंकि। तो मौसम पूर्णतः शुष्क ही बना रहेगा, आसमान भी साफ रहेगा, इस सारे इलाकों में किसी भी प्रकार की वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। उड़ीसा वगैरह में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। तो ये मध्य भारत की बात है। मध्य भारत में अभी मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा, केवल उत्तरी मध्य प्रदेश, अगर उसको हम मध्य भारत में इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पर ही केवल कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो अभी चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो और हाँ, महाराष्ट्र के कुछ दक्षिणी इलाकों में और बारिश होगी। अभी मैं उसको दक्षिण भारत के साथ ही बता दे रहा हूँ। तो दक्षिण भारत में अभी ये जो उत्तर यानी कि पूर्वी हवाएं तो चल रही है, ये तो यानी कि यूजुअल जो है अभी का, अ, यानी कि ये हवाएं अभी चलती है नवंबर में, ये तो यूजुअल है। पर अभी एक चक्रवातियों का क्षेत्र दक्षिण बे ऑफ बंगाल में जो है, बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र अगले 24 से 48 घंटों के दौरान सशक्त होकर एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, और अगले 48 से 72 घंटों के दौरान ये एक वेलमार्क लो प्रेशर तक बन सकता है। और तमिलनाडु के दक्षिण में अभी भी वही ट्रैक लग रहा है, और लगता है ये उसी ट्रैक में ही जाएगा। 90%, कम से कम 95% चांस अभी भी ये बना हुआ है कि इसी ट्रैक में जाएगा, यानी कि नागापट्टनम के आसपास अब ये लैंडफॉल करेगा। हालांकि उतनी भी हवाएं भी तेज नहीं चलेंगी, यानी कि हवाओं से उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ तटीय इलाकों में गस्टी विंड कुछ कभी कभी चल जाए, उतनी नहीं होगी। बाकी गतिविधियां भी हल्की से मध्यम, एक आध स्थानों पे भारी बारिश शुरू हो जाएगी यहाँ पर 10 तारीख के बाद, यानी कि जो तमिलनाडु, यानी कि पूरे दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 10 तारीख के बाद बारिश की गतिविधियां काफी बढ़ेगी। अभी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तमिलनाडु के कुछ इलाके, केरला के कुछ इलाकों में हल्की या कहीं कहीं पर मध्यम बारिश हो सकती है।
कर्नाटका के ज्यादा इलाकों में कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। हालांकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटका में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर आंतरिक कर्नाटक तेलंगाना में मौसम शुष्क बना रहेगा। रायलसीमा में कहीं कहीं पर हो सकते हैं कि बादल छा जाए और बूंदाबांदी कहीं कहीं पर दिख जाए अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। आंध्र प्रदेश में वेदर एक्टिविटी की संभावना काफी कम है, केवल बादल बादल आ सकते हैं। तेलंगाना में तो जो है 11 तारीख से जो ये शुष्क हवाएं तेलंगाना में पहुंचेगी, पर 12 तारीख के बाद इसमें परिवर्तन आएगा। जो शुष्क उत्तर पूर्वी दिशा से जो हवाओं का दिशा होगा वो पूर्वी दिशा से हो जाएगा, और पूर्वी दिशा से बंगाल की खाड़ी की से नमी आएगी और बारिश दिखेगी, ये लग रहा है। आप देखिए 12 तारीख से पूर्वी दिशा से जो एकदम ये जो हवाएं हैं तेलंगाना और दक्षिणी महाराष्ट्र में, जो तेलंगाना सोलापुर कोल्हापुर तक ये पूर्वी दिशा से हवाएं पहुंचेंगी। तेलंगाना में 12 से 13 तारीख के बीच जो तेलंगाना रायलसीमा यहाँ पर और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। दक्षिणी महाराष्ट्र में सोलापुर कोल्हापुर यहाँ पर हल्की बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। यहाँ पर उतनी खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, और कोंकण के भी हो सकते हैं कुछ इलाकों में बारिश हो। मुंबई तक भी हो सकता है बादल बादल पहुंच जाए, उसके बारे में आपको आगे अपडेट्स दूंगा। तो यानी कि हालांकि ज्यादातर चांसेस यहीं तक बारिश की जो है बनी हुई है ये। और हो सकता है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक बादल पहुंच जाए, दक्षिणी यानी कि जगदलपुर कांकेर वगैरह में बारिश होगी या नहीं होगी मैं उसको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। पर जगदलपुर कांकेर इसके ऊपर तो बारिश नहीं पहुंचेगी, विदर्भ और इस इलाके में, छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाकों में, उत्तरी इलाके में नहीं जाएगी। तो यहाँ की बात है। और ये तमिलनाडु में तो बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू होगी कम से कम 11 तारीख से। हल्की से मध्यम बारिश कई इलाकों में, लैंडफॉल के समय हो सकता है कि कुछ इलाकों में जो चेन्नई, पुडुचेरी और नागापट्टनम, नेल्लोर और नागापट्टनम के बीच भारी बारिश की गतिविधियां लैंडफॉल के समय यानी कि 11 तारीख को लैंडफॉल के जस्ट पहले यानी कि उसी समय भारी बारिश की गतिविधियां और थोड़ी तेज हवाएं दिख सकती है, जैसा कि यानी कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में दिखता है। तो और लैंडफॉल करते करते यानी कि लगातार बारिश तो जारी रहेगी, हल्की से मध्यम कुछ स्थानों पे भारी बारिश जारी रहेगी, और ये लैंडफॉल जो मैंने बोला नागापट्टनम में करेगा। तो तमिलनाडु में 11 तारीख के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू होंगी, और ये लगातार ये जो है जारी रहेगी 13 से 14 तारीख तक। 15 तारीख से फिर बारिश में कमी आना शुरू होगी, पर और एक नया लो प्रेशर एरिया 15 तारीख के बाद जो है बनेगा, और फिर से ये वाला जो लो प्रेशर एरिया है वो तमिलनाडु की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कितना सशक्त होगा, क्या होगा, साइक्लोन मलेनानी कितना जो है ये इम्पैक्ट करेगा, कहाँ जाएगा, मैं उसको आगे बताता रहूंगा। तो फिलहाल आप यानी कि यही समझिए कि ये 10 तारीख के बाद वेदर एक्टिविटी पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप में बढ़ने वाली है, और तटीय कर्नाटक में भी जो है सॉरी दक्षिणांतरिक कर्नाटक में भी जो है ये वेदर एक्टिविटी हल्की से मध्यम 11 तारीख 10-11 से शुरू हो जाएगी। और केरला में भी 12 तारीख के बाद केरला और तटीय कर्नाटका में बारिश की गतिविधियां शुरू हुई। पूरे कर्नाटका को ही बारिश 12 से 13 तारीख के बीच कवर कर लेगी। फिर ये वाला जो सिस्टम होगा वो केरला को पार करता हुआ अरब सागर में प्रवेश करेगा। अरब सागर में जैसे प्रवेश करेगा तो ये जो है वो ओमान, सोमालिया वगैरह की तरफ ये जो सिस्टम है वो निकल जाएगा। आप देखिए कि ये 14, 15, 16 तारीख को तो और यानी कि पश्चिम में बढ़ते 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 उस तरफ जो है सोमालिया, ओमान यानी कि इस तरफ ये मूव कर जाएगा। तो भारत के तट पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा उसके बाद। तो और ये जो सिस्टम अभी अंडमान निकोबार में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी, ये सिस्टम आगे निकल चुका है। कम से कम 10 तारीख के बाद काफी ज्यादा वेदर एक्टिविटी कम होने की हो जाएगी यहाँ पर। और लक्षद्वीप में हल्की फुल्की बारिश हो सकता है कि बूंदाबांदी वगैरह अगले 24 से 48 घंटे के दौरान दिख जाए। उसके बाद यहाँ लक्षद्वीप में जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू होगी। 12 तारीख से हल्की से मध्यम शुरू होगी, और जैसे सिस्टम अरब सागर में प्रवेश करता है तो लक्षद्वीप में मध्यम से भारी बारिश भी हो सकता है कुछ इलाकों में 13 तारीख को दिख जाए। फिर 14, 15 तारीख के बाद इसमें भी कमी आ जाएगी, क्योंकि लक्षद्वीप से भी और भी ज्यादा पश्चिम में निकल जाएगा। तो ये रहेगा भारत का अगले 24 से 48 घंटों का मौसम। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।